राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। भाई आपका जिसका इंतजार था कि फोरम स्टार्ट हो जाए, फोरम स्टार्ट हो गए हैं। आप सभी ने फोरम भरना भी शुरू कर दिया होगा। ठीक है जी। तो अब तैयारी को और जी जान से आपको करना है, बड़ी मेहनत आपको करनी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर मेहनत करोगे और थोड़ी सी अगर कसर रह गई, थोड़ी सी कमी रह गई, 1 2 3 नंबर से रह जाओगे तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। आप सोच नहीं सकते वो क्या फीलिंग्स होंगी। तो इसलिए कोई भी कमी मत छोड़ो, कहीं पर भी कोई कसर मत छोड़िए। अगर आप थोड़ी सी भी कसर छोड़ दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, इस बात को नोट कर लेना। और एक छोटी सी दिक्कत ये समझ लो, दोबारा भर्ती पता नहीं कब आएगी और हो सकता है कि आपका मौका भी निकल जाए। ठीक है जी। तो आज मैं एचएसएससी ग्रुप डी के लिए शानदार क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं, जो आप सभी से मैंने वादा किया था कि शाम को 7 बजे डेली आपके लिए मॉक टेस्ट और मिनी मॉक टेस्ट आने वाला है। इसमें हम इंग्लिश के क्वेश्चंस भी रखेंगे, हम हिंदी के क्वेश्चंस भी रखेंगे, हरियाणा जीके भी होगी, इंडिया जीके भी होगी, साइंस भी होगी, यानी कि पूरा का पूरा आपका सब कुछ यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। और जो आप सभी का टारगेट है, हम सभी का टारगेट है कि 90 प्लस का लक्ष्य हमें लेके चलना है, तब जाके हम एक अच्छा स्कोर करेंगे, एक रिस्पेक्टेड स्कोर करेंगे, जिससे क्या होगा, आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो अब बिना देरी के शानदार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इस मॉक टेस्ट को आपको भी एक टेस्ट की तरह लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कि मैथ में कम स्कोर हो रहा है, रीजनिंग में कम स्कोर हो रहा है, इंडिया जीके में कम स्कोर होता है, हरियाणा जीके में कम स्कोर होता है, कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, सब कुछ आपको पता चलेगा। और ईमानदारी से इस पूरे के पूरे टेस्ट को आपको देना है, क्योंकि सारे के सारे शानदार क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, सभी सब्जेक्ट के। और लास्ट में कमेंट करके और बता देना है कि कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। सही हमें काउंट नहीं करना, क्योंकि सही तो हमें करने ही है, कितने गलत हो रहे हैं इससे यह पता चलता है कि अभी आपको कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में खालिस्तान उष्मा अवशोषित करती है, ये आपको बताना है। बताओ, गाढ़े रंग की वस्तुएं हैं वो हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में खालिस्तान उष्मा अवशोषित करती हैं, यानी कि गाढ़े कलर की जो चीजें होती हैं वो हमें बताना है कि कम उष्मा अवशोषित करती हैं या ज्यादा। किससे? जो हल्के रंग की वस्तुएं होती हैं उनसे हमें बताना है। बताइए। तो देखो, आपने सुना भी होगा कि भाई अभी है ना, गाढ़े वाले कपड़े मत पहनो, यानी कि लाल कलर का हो गया, आपका ब्लैक कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया, जो बिल्कुल गाढ़े हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सूरज की जो अपनी किरणें आती है ना, जो तापमान आता है वो अवशोषित कर लेते हैं, जिससे ज्यादा गर्मी लगती है। और जो हल्के कलर के हो गए, व्हाइट कलर का हो गया, आपका जो बैंगनी हो गया, जो समझ रहे हो ना, जो हल्के कलर के होते हैं, फीके कलर जिनको हम बोलते हैं, वो कम अवशोषित करता है। तो इसका क्या हो जाएगा कि गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में अधिक उष्मा अवशोषित करते हैं। तो गाढ़े रंग का पूछा है तो गाढ़े रंग वाली क्या करती है? अधिक करती है। और हल्के रंग वाली पूछा होता है तो हल्के रंग वाली कम अवशोषित। अवशोषित का मतलब होता है खुद के अंदर समा लेना, जिससे गर्मी या तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सभी स्टूडेंट आंसर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चंस पढ़िए और आंसर कीजिए कि बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किसमें किया जाता है। ये क्वेश्चंस आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आंसर कीजिए कि बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किसमें किया जाता है। छोटे स्तर पर तो हम घर में करते हैं, कोई बोरी में डाल लिया, कोई कट्टे में डाल लिया, या बड़ी थोड़ी सी वो ले आए, टंकी ले आए, उसके अंदर डाल दिया, है ना, वो तो छोटे स्तर पर हो गया। लेकिन क्या पूछा है? बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण, यानी कि अपना गेहूं, सरसों, जो भी चीजें हैं ना, उन सभी को कहां पर भंडारित करके रखा जाता है। गेहूं हो गए, चने हो गए, जौ हो गए, बाजरा हो गया, इन सभी का जो भंडारण है वो किसमें किया जाता है? तो धान्यगारों में किया जाता है, सिलोज या धान्यगारों में। तो ऑप्शन नंबर 1 जिसने भी किया है बिल्कुल ठीक है। ये जो है ना, ये हम घर पे करते हैं। ठीक है जी, घर पे करते हैं। जूट की बोरी, जो बोरी होती है उसमें हम घर पे करते हैं। जूट की बोरी और धातु की बनी, जो मैंने आपको बताया, हम टंकी बोल देते हैं, उन सभी में घर में इस्तेमाल होता है छोटे लेवल पे। बड़े लेवल पे किसमें होगा? धान्यगारों में। ठीक है जी, या सिलोज में। चलो
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सघन प्रक्रिया है, ये अपने को बताना है कि इनमें से कौन सी सघन प्रक्रिया है, बताओ। पेट्रोल का वाष्पीकरण, वाष्पित हो गया, चला गया। उसके बाद क्या है, निथारक जल से बालू अलग करना। जलवाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तन, जो जलवाष्प होते हैं, जो हमारे वातावरण में जलवाष्प होते हैं, उन सभी का द्रव अवस्था में यानी कि पानी में बदल जाना, इसी को क्या कहा जाएगा, संघनन प्रक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, जल का जलवाष्प में परिवर्तन ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, जलवाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। और साइंस की क्लास अपनी टॉपिक वाइज आएगी, सुबह 9 बजे जो अपनी क्लास आएगी उसमें पढ़ाया जाएगा साइंस एंड हरियाणा जीके टॉपिक वाइज। और बाकी जो नए स्टूडेंट आए हैं भाई, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं साइंस के, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जरूर पढ़ लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें करवा रखे हैं मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पिछली बार आपके HSSC ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे बताइए। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था भगवत दयाल शर्मा। क्या हो जाएगा भाई, भगवत दयाल शर्मा जी हैं, वो हरियाणा के क्या बने थे, पहले मुख्यमंत्री बने थे। इनको पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, पंडित जी के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। इसके अलावा ये उड़ीसा और एमपी, उड़ीसा व एमपी के राज्यपाल बने थे बाद में। पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद क्या बने थे, उड़ीसा और एमपी के राज्यपाल बने थे, और इनको पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा इनको बोला जाता है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर आया है राज्यपाल का नाम, तो आप सभी कमेंट करके बताओ कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे। सभी को पता होना जरूरी है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है ये, तो आप सभी को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर स्थित है बताइए। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर स्थित है। आपने सुना होगा पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये किस किस के बीच में हुआ था, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, बाबर व इब्राहिम लोदी। ठीक है जी, इब्राहिम लोदी। और इसमें जीत किसकी हुई थी, बाबर की। तो इब्राहिम लोदी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो वहां पर क्या बना दिया गया, इसका मकबरा बना दिया गया। तो ये मकबरा कहां पर होगा, पानीपत में। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था, और तीसरा 1761 में हुआ था। दूसरा किसके बीच में हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो दूसरा हुआ था अकबर व हेमू के बीच में। अकबर कौन था भाई, बाबर का पोता था और हुमायूं का बेटा था, ये अपने को ध्यान रख लेना है। हुमायूं को किसने हराया था, हुमायूं को हराया था भाई शेरशाह सूरी ने। किसने हराया था, शेरशाह सूरी ने इब्राहिम हुमायूं को हराया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था और अकबर ने हेमू को हराया था। अकबर का संरक्षक भी पूछा जाता है। तो अकबर क्योंकि उस समय बच्चा था, तो इसका संरक्षक था बैरम खां, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी। और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, जो मराठाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था, जिसमें मराठाओं की क्या हुई थी, हार हुई थी। ये अपने को ध्यान रख लेना, तीनों के तीनों इंपोर्टेंट है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर हो जाएगा भाई, पानीपत में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई योजनाओं से संबंधित है ना, एक क्वेश्चन फिक्स आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा, तो सारी की सारी योजनाएं आपको याद कर लेनी है। तो ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या थी, कि जो छोटे व्यापारी थे उनको 10 लाख रुपए का ऋण देना था। ठीक है जी, 10 लाख रुपए का ऋण देना था। और कैसा ऋण था ये, ब्याज मुक्त ऋण था।
यानी कि इसके लिए कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, जिससे वो अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। तो ये कब शुरुआत की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी, 8 अप्रैल 2015 को। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी की सारी योजनाएं आपको याद करनी है। और मोस्टली अगर आपको बताऊं तो जो बीजेपी सरकार में बनी है, क्योंकि अभी हरियाणा में क्या है, बीजेपी सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी सरकार है, तो वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये याद कर लेना, जो बीजेपी सरकार में बनी है ना, तो वो सारी की सारी यानी 2015 के बाद जितनी भी बनी है सारी की सारी आपको याद कर लेनी है योजनाएं। ठीक है, पुराने वाली नहीं पूछेंगे, क्योंकि पुराने वाली बहुत सारियों के तो नाम ही चेंज हो गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा का राज्य फूल क्या है। हो सकता है स्टूडेंट को बिल्कुल आसान क्वेश्चन लगे, लेकिन पिछली बार एग्जाम्स में आया था। तो हरियाणा का राज्य फूल क्या है? राज्य वृक्ष भी आपसे पूछता है, राज्य पशु भी आपसे पूछता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये काला हिरण हो जाएगा, ब्लैक बक हो जाएगा। काला हिरण हो गया, ठीक है जी। वृक्ष क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। और हरियाणा का राज्य का फूल क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है? वाटर लिली के नाम से भी जाना जाता है, वाटर लिली। ठीक है, ये भी ऑप्शंस में दे देता है, याद कर लेना। तो हरियाणा का राज्य का फूल क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा, वाटर लिली। चलो आगे बढ़ते हैं। चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती? देखो, आपको मैप पता होगा ना, तभी आप कर पाओगे। तो इसलिए मैप के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैप के ऊपर है ना, एक मैं क्लास लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा सारा का सारा। तो चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती है? तो ये तो आप सभी कमेंट करके बता देना, ठीक है। और कल जो मैप की एक क्लास करवा दूंगा कल परसों में, उसमें मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा सारे के सारे, ठीक है। याद भी हो जाएंगे किस प्रकार से कहां कहां होता है, क्या क्या होता है, सब कुछ सिखा दूंगा एक वीडियो में, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा बहुत मुझसे ही रिलेट करता है, इस बात को नोट करके आंसर कर सकते हो, ठीक है। हिंट मैंने दे दिया है। आगे बढ़ते हैं कि मर्दा को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मर्दा का मतलब क्या होता है? मिट्टी। मर्दा का मतलब क्या होता है भाई? मिट्टी। और मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब सभी खेती करते हैं, ठीक है, सभी गांव से हमें पता है कि मिट्टी को ढीला कैसे किया जाता है। उसको जोत कर तो क्या करेंगे? जुताई करेंगे। तो क्या की जाती है? जुताई की जाती है। कटाई से तो क्या होता है? फसल कटती है भाई। बुआई से क्या होता है? फसल बोई जाती है, ठीक है, निष्पादन हो गया। तो जुताई में क्या होता है? सिर्फ उसका काम होता है मिट्टी को हल्का करना, ठीक है। कैसे? कि भाई अभी कोई फसल काट ली, फिर जुताई कर दी, तो मिट्टी क्या हो गई? नरम हो गई। उससे क्या है कि जो कीटनाशक हैं जो हेल्दी नहीं है वो धूप की वजह से मर जाएंगे, ठीक है। और हवा लगेगी तो मिट्टी हल्की हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। और जब बारिश का पानी आएगा तो अच्छे से उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। चलो, और आप सभी को पता है भाई, ऐसे सुमेलित वाले क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। इस बार वाला सीईटी देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस लगभग 3-4 तो आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए हमने टेस्ट में भी 3-4 रखे हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए अभी से कि कैसे करना है। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन बड़ा शानदार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सुमेलित करके बताना है। इधर आपको पर्यटन केंद्र दिए गए हैं, पर्यटन स्थल दिए गए हैं, और यहां पर स्थान का नाम दिया गया है कि कौन से स्थान पर है, ठीक है। ऑप्शंस को हटा देते हैं, डायरेक्ट वैसे ही पढ़ते हैं। चलो बताओ, कीजिए, ठीक है, कीजिए भाई। स्काईलार्क कहां पर है? स्काईलार्क, स्काईलार्क कहां पर है? तो जो स्काईलार्क हो जाएगा ये कहां पर है? पानीपत में। स्काईलार्क कहां पर है? पानीपत में। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है और इस प्रकार से भी आ सकता है, तो याद कर लो। स्काईलार्क कहां पर हो जाएगा? पानीपत में हो जाएगा। दमदमा झील कहां पर है? गुरुग्राम में है, गुड़गांव में है। गुड़गांव लिखे या गुरुग्राम लिखे एक ही बात है, ठीक है जी। तो गुरुग्राम लिखे या गुड़गांव लिखे एक ही बात है। और अगर डायरेक्ट और भी पूछे तो कहां पर है? सोहना में, ठीक है, जो गुरुग्राम से 25 किलोमीटर दूर है, लगभग 25 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा? दमदमा झील कहां पर है? गुरुग्राम में। तो पहले का क्या हो गया? 4 हो गया। दूसरे का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद दाबचिक कहां पर है? ये इंपॉर्टेंट है, दाबचिक। तो दाबचिक है, ये कहां पर है भाई? होडल में है। होडल है ये, होडल, होडाल नहीं, होडल है। और ये कहां पर है? पलवल जिले में, ठीक है जी। होडल पलवल जिले में।
तो कहां पर हो जाएगा? दापची कहां पर है? होडल पलवल में। और उसके बाद कर्णालेक, कर्णालेक कहां हो जाएगा? उचाना, यानी कि करनाल वाला उचाना। ठीक है जी, कर्णालेक या कर्ण लेक कहां पर है? करनाल में है। और अगर यहां पर उचाना दिया हो तो उचाना, ये जिंद वाला उचाना नहीं है, ठीक है, जिंद वाला नहीं है, ये करनाल वाला है। तो कर्णालेक कहां पर हो जाएगी? करनाल में हो जाएगी। तो ऐसे अपने को करना है। देखो सारे के सारे देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत कम आपने पढ़ा होगा, एक तो दमदमा और ये पढ़ा हुआ होगा, ये दोनों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो स्काईलार्क कहां पर है? पानीपत में है। और दापची कहां हो जाएगा? होडल पलवल में है। ऐसे आपको पता होना चाहिए। अब ये वाला देखिए, इसको भी हमें सुमेलित करना है। कम से कम आपको 2-3 याद होंगे तभी आप कर पाओगे। कीजिए। मनुष्य, यहां पर क्या दिया गया है? जीव का नाम दिया गया है और यहां पर श्वसन अंग दिया गया है कि कौन सा जीव है और किससे वो सांस लेता है। तो मनुष्य का बताइए, मनुष्य किससे सांस लेता है? आप और हम सभी किससे सांस लेते हैं? फेफड़े से लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फेफड़ा। ठीक है जी। तो मनुष्य किससे सांस लेता है? फेफड़े से लेता है। उसके बाद जो केचुआ होता है वो किससे सांस लेता है? केचुआ, तो केचुआ किससे लेता है भाई? त्वचा से। केचुआ किससे लेता है? त्वचा, मैंने पढ़ा रखा है। तो केचुआ किससे सांस लेता है? श्वसनांग मैंने पढ़ाए थे। तो केचुआ लेगा त्वचा से। कीट है वो किससे लेगा? चलो कीट का आपको नहीं पता, मछली का तो पता है ना, मछली किससे लेती है? गिल्स से, गलफड़ों से। तो ये हो जाएगा। तो कीट का क्या हो जाएगा? श्वास नली। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। तो याद हो गया, मनुष्य फेफड़ों से लेता है, केचुआ है वो किससे लेता है? त्वचा से सांस लेता है। उसके बाद कीट है वो श्वास नली से लेता है। और मछली किससे लेती है? गिल्स, गलफड़ों से, या क्लो में इसको बोल दिया जाता है। तो ये याद हो गए सभी के? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, जीव का नाम और उसकी गति दी गई है कि कौन सा जीव किस गति में चलता है। सांप है वो किस प्रकार से चलता है? सांप कैसे चलता है? कैसे चलता है क्या? नहीं ना। तो कैसे चलता है? सांप रेंगते हुए चलता है, ऐसे चलता है रेंगते हुए। तो सांप कैसे चलेगा? रेंगते हुए। मछली कैसे चलती है? तैर के, क्योंकि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, और पानी में वो क्या करती है? तैरती है। तो पानी में चला नहीं जाता, पानी में क्या किया जाता है? तैरा जाता है। तो मछली क्या करती है? तैरती है। पक्षी क्या करते हैं? पक्षी कैसे चलते हैं? उड़ के। तो पक्षियों का काम क्या है? उड़ना। उनकी गति कैसे होती है? उड़ने से। ठीक है, गति की बात हो रही है तो उड़ने से है। गाय कैसे चलेगी? गाय तो चलना है, गाय तो चलती है। तो गाय की गति कैसे होती है? चलना। तो समझ में आ गया, सांप का रेंगना, मछली का तैरना, पक्षी का उड़ना और गाय का चलना। तो इस प्रकार वाले जो सुमेलित वाले आएंगे आराम से कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि कौन सा खाद्य आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है। तो इनमें से बताना कौन सा खाद्य पदार्थ है जो आयोडीन के साथ नीला या काला हो जाता है। जब आयोडीन के साथ संपर्क में आता है या तो नीला हो जाएगा या काला हो जाएगा। तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है स्टार्च। बहुत बार मैंने पढ़ाया स्टार्च। ठीक है जी, स्टार्च हो जाएगा। कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? बताइए, पिछली बार एचएसएससी ने पूछा था ये क्वेश्चंस। इनमें से कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो कोयल है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है जी, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। जो कौवा होता है उसके घोंसले में रख के चली जाती है। ठीक है जी, और जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं फिर उड़ जाते हैं। ठीक है, और इसके जो कौवा के जो अंडे होते हैं उनको गिरा दिया जाता है, फिर इन्हीं को पाला जाता है और फिर ये उड़ जाता है। तो कोयल है वो अपना घोंसला नहीं बनाती। ठीक है जी, ऐसे ही लोग, कोयल जैसे लोग आपकी जिंदगी में होंगे। खुद तो आप सुबह पढ़ रहे होंगे, दोपहर में पढ़ रहे होंगे और रात को पढ़ रहे होंगे, और आप जब भी पढ़ने बैठोगे तो बोलोगे चलो घूमने चलते हैं, चलो ये करने चलते हैं। वो कोयल है, उनसे बच जाओ, बोली उनकी मीठी है। ठीक है जी, लेकिन वो कोयल है। तो अब कोई भी बोले नहीं घूमने जाना, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। ठीक है जी, अब पढ़ाई कैसे करोगे? 3 क्लासेस मैं आपके लिए डाल रहा हूं। सुबह 9 AM, दोपहर में 2 PM, शाम को 7 PM। उसके अलावा अपने जो नोट्स हैं उनसे पढ़ते रहना। जिनके पास नोट्स नहीं है अपने ऐप से आप ले सकते हो।
सिर्फ 99 रुपए मैंने कर रखा है, तो 99 रुपए में आप उनको लेकर आराम से पढ़ सकते हो। जितने भी नए स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट ने ले रखे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छा उनका फायदा भी हो रहा होगा। ठीक है जी। और जिनके पास नहीं है, डिटेल चाहिए तो बता देना। और भाई जिन्होंने ले रखे हैं ना नोट्स, कमेंट करके ईमानदारी से बताना आपको कैसे लगे। बड़ी मेहनत से बनाए हैं, हरियाणा जीके हो गया, इंडिया जीके हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, सारी चीजें उसमें ऐड की गई हैं। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसे लगे हैं, ईमानदारी से। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट बताना, ऐसा नहीं कि आपने लिया ही नहीं और कमेंट करने लग जाओ बहुत बढ़िया है, नहीं, ले रखे हैं, पढ़ रहे हो तो बताना। ठीक है, चलो, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी फायदा मिले। देखो इंग्लिश वाला क्वेश्चन आज का है, फाइंड आउट द सिनोनिम आपको बताना है। सिनोनिम बताना है किसका? अंडरलाइन जो किया गया वर्ड है उसका आपको सिनोनिम बताना है। तो बताइए, अंडरलाइन किसको किया गया? इसको। पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा तब पढ़ेंगे जब हमें इसके बारे में ना पता हो, इसका अगर हमें अर्थ नहीं पता होगा तब हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। वरना क्या बोला है कि जो अंडरलाइन किया गया है उसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है जी। तो बताओ, इमोशंस, इमोशन का मतलब क्या होता है? आप सभी की भावनाएं। इमोशन का मतलब क्या हो गया? भावना। अब भावना का सिनोनिम क्या होगा? भावना ही होगा, विचार ही होगा। तो देख लो किसमें है, मोमेंट्स, आंदोलन नहीं है, सेंटिमेंट्स, बिल्कुल यही हो जाएगा। सेंटिमेंट बोला जाता है ना, मेरे सेंटिमेंट हर्ट मत करो, मेरी भावनाओं को हर्ट मत करो, आहत मत करो, तो वही होता है। तो क्या हो गया? इमोशंस का क्या हो जाएगा? सेंटिमेंट्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोमेंट्स का मतलब होता है क्षण। ठीक है जी, कोई अच्छे से कि अच्छे मोमेंट है, बुरे मोमेंट है, तो वो वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है, फिलिंग द ब्लैंक करना है, यानी कि यहां पर एक स्थान दिया गया है उसको भरना है, और वर्ब की फॉर्म से आपको भरना है। ठीक है जी, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब बताओ, नाइदर ऑफ द टू मैन खालिस्तान वेरी स्ट्रॉन्ग। अब बताओ क्या आएगा? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। नाइदर ऑफ द टू मैन वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब है, नाइदर का मतलब होता है नेगेटिव में यूज होता है। नो के लिए आप इसको बोल सकते हो कि दोनों आदमियों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। यही तो बोला गया है कि नाइदर ऑफ द टू मैन खालिस्तान वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब है कि दो आदमियों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब नहीं था मतलब पहले चीज हो चुकी है, तभी तो उसको पता है कि भाई नहीं थे, दो आदमी थे, और उसको पता चल गया कि भाई दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसका मतलब वो चीज घटना घट चुकी है। तो कौन सी हो जाएगी? वाज हो जाएगा। शैल बी, विल बी, ये किसके लिए होगा? होने वाली चीज के लिए, कि हो सकता है। जो चीज हो चुकी है वो सकता कैसे होगा? फ्यूचर में थोड़ी ना जाएगा, पास्ट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वाज। तो नाइदर ऑफ द टू मैन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एंटोनिम आपको बताना है। एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विपरीत अर्थ वाला, विपरीतार्थक जिसको हम बोल देते हैं, विलोम शब्द जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो अपने को बताना है। किसका? डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। जो हमारे भारत में है लोकतंत्र, है ना, हमारे संविधान में लिखा हुआ ना कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो डेमोक्रेसी हमारे देश में, तो इसका मतलब लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। तो इसका विपरीत क्या होगा? जिसमें लोगों के द्वारा सरकार ना चुनी जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको मोनार्की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनार्की। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चुना जाता है। इसमें क्या होता है कि लोगों के द्वारा नहीं चुना जाएगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो उसको क्या कहा जाता है? मोनार्की कहा जाता है। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणतंत्र। हमारा देश क्या है? गणतंत्र देश भी है। ठीक है जी। पॉपुलर का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। डेलिकेसी का मतलब होता है कि कोई या तो जल्दी से पिघल जाए आदमी, यानी कि स्वादिष्ट सा खाना, उसको भी बोल सकते हैं हम। कोई खाना देके पिघल गए, बहुत स्वादिष्ट है, उसको डेलिकेसी बोला जाता है खाने की सेंस में तो। और वैसे बोला जाता है जो आदमी जल्दी सॉफ्ट होता है, ठीक है, जल्दी पिघल जाता है, उसको डेलिकेसी बोला जाता है। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो याद करते रखना। ठीक है, चलो। और इंग्लिश के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, तो इंग्लिश में भी बहुत सारी प्रैक्टिस मैं आपकी करवा दूंगा। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग हुआ है? अब ये विराम चिन्ह वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
तो इसके लिए भाई एक स्पेशल क्लास करवानी पड़ेगी मुझे लगता है। तो निम्नलिखित किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग हुआ है? उपयुक्त का मतलब सही प्रयोग हुआ है, ये अपने को बताना है। किसी समय में एक न्यायप्रिय राजा था। बताओ, अर्ध विराम की जगह यहां पर अल्प विराम आएगा, तो यहां पर ये लिखा हुआ है इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है जी, अर्ध विराम की जगह पे क्या आएगा? अल्प विराम आएगा, यानी यहां पर आप कॉमा लगा सकते थे, ये वाला नहीं लगेगा, सिर्फ कॉमा आपका लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है, बिल्कुल कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, कोई कॉमा वगैरह नहीं लिखा हुआ, लास्ट में भी लगा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल ठीक है आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको भी देख लेते हैं। बारिश बंद हो गई है, तो बारिश बंद हो गई है तो यहां पर ये लगाने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट ही है कि बारिश बंद हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया, ये नहीं लगेगा। तो मैं यहां किसने बुलाया है, तो ये किसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई व्यक्ति है उसके सामने गया है तो पूछा कि तुम्हें यहां किसने बुलाया है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आप विश्वास के योग्य नहीं हैं, वाक्य के रेखांकित अंश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? रेखांकित कौन सा है? ये वाला है, तो विश्वास के योग्य। तो विश्वास, अब देखो इसको एक साथ पढ़ोगे ना तो हो सकता है आपसे गलत हो जाए। ठीक है, इसको सिर्फ अंडरलाइन पढ़ना है, जो रेखांकित किया गया है उसी को पढ़ना है। तो विश्वास के योग्य, तो जो विश्वास के योग्य होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है विश्वसनीय। ठीक है जी, विश्वास के योग्य क्या होता है? विश्वसनीय। ठीक है जी, तो विश्वसनीय, आप विश्वसनीय नहीं है, तो विश्वास के योग्य का सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? विश्वसनीय, यानी विश्वास के योग्य। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी आत्मजा अब विदेश में रहती है। यह क्वेश्चन समझने में जब मैंने इसको पहली बार देखा तो मुझे लगा कि आत्मजा का मतलब क्या होगा। आत्मजा का मतलब क्या है? कि जो आपकी आत्मा है। आत्मा कौन है? बीवी है ना। मैंने यही सोचा था कि भाई बीवी होगी, आप भी ऐसे ही सोच रहे होगे। लेकिन जब बच्ची पैदा हो जाती है, जब बेटी हो जाती है ना, तो आत्मा वहीं बस जाती है। और भाई मेरे एक प्यारी सी बेटी है और मेरी आत्मा भी बेटी में बसी हुई है। तब मैंने समझा कि इसका अर्थ ये होता है। तो जो आत्मजा का अर्थ होता है वो क्या होता है? बेटी होता है, डॉटर होता है। समझ में आ गया? बेटा कुछ नहीं होता, बेटी होती है, बड़ी प्यारी चीज होती है बेटी। ठीक है जी, दिल का सुकून होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी आत्मजा अब विदेश में रहती है, तो इसके लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताना था आत्मजा का, तो आत्मजा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बेटी हो जाएगा। ठीक है जी, डॉटर, पुत्री। चलो, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन क्या कहलाता है? देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, बड़े आराम से पढ़ाया हुआ है मेरा, कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता है। दर्पण है, उसके ऊपर प्रकाश पड़ा और उसकी दिशा को क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया। तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा भाई प्रकाश का परावर्तन। क्या कहा जाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहा जाएगा। प्लेलिस्ट से पढ़ लेना जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, ये वाला टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ प्लेलिस्ट से पढ़ लेना। अपने इसी चैनल पे साइंस की स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर मिल जाएगा। ठीक है जी, और वहां पर और भी टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं, सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं। तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य की सामान्य आंख की न्यूनतम स्पष्टतम दूरी क्या होती है?
तो मनुष्य की सामान्य आंख की न्यूनतम स्पष्टतम दूरी क्या होती है? इसके कहने का मतलब है कि मनुष्य की आंख से स्पष्ट कितनी दूर में देखा जा सकता है। अगर आप बिल्कुल नजदीक ले जाओगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी आपके पास किताब वगैरह होगी ना, करके देखना, बिल्कुल नजदीक नहीं दिखेगा, थोड़ा और दूर करोगे इतना में नहीं दिखेगा, फिर और दूर करना पड़ेगा। तो वो हमें से पूछा है कि वो न्यूनतम दूरी कितनी है कि उतनी दूरी पर स्पष्ट दिखेगा, उसके बाद भी दिखेगा, लेकिन उससे पहले स्पष्ट नहीं दिखता। तो वो कितनी दूरी है? तो वो हो जाएगी भाई 25 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है जी। 25 सेंटीमीटर की दूरी है, लगभग इतना अपने को करना होगा तभी हमें स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो मनुष्य की समान आंख की न्यूनतम स्पष्टतम दूरी क्या हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं। रोगाणु कैसे सूक्ष्म जीव होते हैं? नाम से पता चल रहा है रोगाणु। रोगाणु मतलब जो रोग पैदा करते हैं। तो रोग पैदा करते हैं, रोगाणुओं का काम क्या हो जाएगा भाई? रोग पैदा करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? हरियाणा के चेरापूंजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो चेरापूंजी में बहुत ज्यादा बरसात होती है, तो हरियाणा में भी बहुत ज्यादा बरसात होनी चाहिए, कौन सी जगह पे वो आपको बताना है। और हरियाणा में जो औसतन होती है वो कितनी होती है? 450 mm बरसात होती है, ठीक है जी। लेकिन इस स्थान पर कितनी होती है? लगभग 1000 से 1100, ठीक है जी। लगभग 1000 से 1100 mm यहां पर क्या होती है? बरसात होती है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा? तो ये कौन सा हो जाएगा? छतरौली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? छतरौली। तो हरियाणा का चेरापूंजी है वो किसे कहा जाता है? तो छतरौली को चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो आज वाले इस मिनी मॉक टेस्ट में इतने ही क्वेश्चंस हम रखते हैं, और मैथ वाली क्लास का जो मैथ के क्वेश्चंस हैं वो कल सुबह आपको, सॉरी, मैथ वाली क्लास दोपहर 2 बजे आएगी। तो दोपहर 2 बजे आपको मैथ वाली क्लास की मैथ के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है जी। तो मैथ वाली क्लासेज डेली 2 बजे आपको मिलेगी। सुबह 9 AM साइंस एंड हरियाणा जीके की, और शाम को 7 बजे क्या है? अपना ये मॉक टेस्ट और मिनी मॉक टेस्ट चलेगा, जिसमें शानदार क्वेश्चंस। आज वाली क्लास में हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे थे, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, एक्सपेक्टेड भी होंगे, और फिर क्या होंगे? सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है जी। बस आप अपनी तैयारी करते रहो, क्लासेस से पढ़ते रहो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ पढ़ना है तो मैथ की प्लेलिस्ट है, आपको साइंस पढ़नी है तो साइंस की है, तो जो भी आपको पढ़ना है सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी क्लासेज आपके लिए आती रहेंगी, हरियाणा जीके की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे भी आप पढ़ सकते हो, और बाकी क्लास आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। और कमेंट करके बता देना ईमानदारी से कितना क्या स्कोर रहा है आपका, कितना मतलब गलत आपने कितने किए हैं, जिससे आपको पता चल जाए, ठीक है। और क्या ऐड कर सकते हैं वो भी आपको बताना, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम आपको पता है, तो आप कमेंट करके बताओगे तो मुझे भी पता चल जाएगी कि स्टूडेंट को कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, फिर उस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सुबह 9 बजे, और दोपहर 2 बजे, और शाम को 7 बजे। राम राम।